Good morning, children. How are you? I feel you all are fine and enjoying your holidays too. So now after a long time, it's the time to start our study. So today we will start our very first chapter of Geography, Resource and Development. First of all, we will discuss about the resource. What is called a resource? So we can say each and everything which is available in our environment or in our surrounding, which can be used to satisfy our needs and is technically accessible, economically feasible and culturally acceptable is termed as resource. It means रिसोर्स या संसाधन वो चीज़ें हैं जो हमारे आसपास के वातावरण में मौजूद हैं और जिनको हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जो तकनीकी रूप से और आर्थिक रूप से और कल्चरली हमारी संस्कृति के हिसाब से भी जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, ऐसी सारी चीज़ें रिसोर्सेज में काउंट होती हैं. ओके, अगर हम रिसोर्सेज की ही बात करें तो उनमें सबसे इम्पॉर्टेंट अगर कोई रिसोर्स है तो वो ह्यूमन बीइंग, हाँ, हम और आप, वी आर द रिसोर्सेज. वी आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज. ह्यूमन बीइंग themselves are essential component of resources. Why? Because they transform material available in the environment into the resource and use them. ह्यूमन बीइंग सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है, क्योंकि अगर ह्यूमन बीइंग नहीं होगा तो क्या होगा? कोई भी रिसोर्सेज, दुनिया का कोई भी संसाधन हमारे अलावा तो कोई यूटिलाइज कर नहीं पाएगा. हम ही हैं, ह्यूमन बीइंग ही हैं जो उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं. जितने भी मटेरियल्स हमारे आसपास में हैं उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जिससे कि वो हमारी डेली यूज़ के लिए क्या हो पाए, अवेलेबल हो पाए या यूजफुल हो पाए. इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो 3 चीज़ों का इंटरडिपेंडेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा. सबसे पहले आप देख सकते हैं, ये देखिए यहाँ पे ये एक ट्रायंगल के पास में यहाँ आप 3 चीज़ों का इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप देखेंगे. वो क्या है? फिजिकल एनवायरनमेंट और द नेचर, देन टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस. तो इन चीज़ों में क्या मिल रहा है आपको? एक इंटरडिपेंडेंट है. ये सारी चीज़ें एक दूसरे से कोरिलेटेड हैं. सो इस वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी रिसोर्सेज हैं, चाहे वो फिजिकल इन्वायरमेंट की चीज़ें हों या फिर टेक्निकल चीज़ें हों या इंस्टीट्यूशनल हों, ओके, सारी चीज़ें एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं. अब किताबी उससे अगर बाहर निकलेंगे तो आप अपने आसपास चीज़ों को ध्यान से देखिए. क्या क्या चीज़ें हैं सुबह से लेकर शाम तक हम लोग यूज़ करते हैं, वो सारी क्या हो जाएंगी? आपके रिसोर्सेज में हो जाएंगी. हो सकता है आप अगर अपने घर में ही देख लेंगे तो घर की बिल्डिंग को बनाने में कितना सारा मटेरियल यूज़ हुआ है, वो सारा रिसोर्सेज में है. चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो आयरन रॉड्स हो, चाहे वो वुडन डोर्स हो, या फिर आपके घर में एलपीजी गैस का कनेक्शन हो, सारा कहीं ना कहीं वो सब क्या है? रिसोर्सेज में काउंट होता है. ओके, सो अगर तो रिसोर्सेज हमारी लाइफ को इजी करने के लिए, स्मूथ करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे, यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज दिया गया है कि हम उनको किस डिफरेंट वे में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो आपके यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज भी दे रखा है जिसको आप देख सकते हैं. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसोर्सेज को हम बेसिकली 2 टाइप्स में, मेजर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. एक है नेचुरल रिसोर्सेज, दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज में आपके कौन कौन से आ जाते हैं? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओके, इसको हम बाद में अभी एक्सप्लेन भी करेंगे. ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज में आपके रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल आ जाते हैं. उसमें भी रिन्यूएबल में हमारे कौन से आ जाते हैं? कंटिन्यूअस. ओके, जैसे कि आपकी विंड हो गई, वाटर हो गई, जो कभी भी खत्म नहीं होते. ओके, एंड देन दूसरा है आपका बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में कौन से आ जाएंगे? जो नेचुरल है, जैसे वेजिटेशन हुआ, वाइल्ड लाइफ हुआ, ये क्या हो गया? बायोलॉजिकल में है. ये किसके पार्ट हैं? आपके रिन्यूएबल रिसोर्सेज के ही पार्ट हैं.
और ये बायोलॉजिकल क्यों बोले जा रहे हैं? क्यों? क्योंकि दे हैव द लाइफ, इनमें लाइफ है। नेचुरल वेजिटेशन होंगी तो भी उसमें लाइफ है, वो अपने आप बढ़ते हैं और कह सकते हैं कि ग्रो करते हैं। और वाइल्ड लाइफ भी ऐसी है, वो अपने आप में ग्रो करती है, बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। ओके, अब दूसरा आ जाता है हमारा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ये नेचुरल रिसोर्सेज की ही बात कर रहे हैं हम लोग। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में कौन से हो जाएंगे? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में आप देखेंगे रिसाइकलेबल है और नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज हैं। रिसाइकलेबल में ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं बार बार। तो जिन रिसोर्सेज को हम बार बार रिसाइकिल कर सकते हैं वो रिसाइकलेबल कह सकते हैं कि रिसोर्सेज में आते हैं। जैसे आपने देखा होगा मेटल्स, ओके, उन सबको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। और आपने सुना होगा कि अक्सर हम लोगों को बोला जाता है कि हम 3 टाइप के कूड़े के डब्बे रखें, है ना। जैसे गीला कचरा, सूखा कचरा, और दूसरा एक और है वो आपके मेटालिक जो भी वेस्ट होते हैं उनको डालने के लिए। वो इसीलिए है जिससे कि हम मेटल्स को एक जगह पर कलेक्ट कर सकें, उनको दोबारा रिसाइकिल कर सकें। ओके, फिर उसके बाद में आ जाते हैं आपके नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम कभी भी दोबारा रिसाइकल नहीं कर सकते, वो किस में आ गए? आपके नॉन रिसाइकलेबल रिसोर्सेज। स्पेशली इसमें आते हैं आपके फॉसिल फ्यूल्स। जो आपके फॉसिल फ्यूल्स हैं, है ना, जैविक ईंधन है, वो आपके किस में आ जाते हैं? नॉन रिसाइकलेबल। ये एक बार अगर खत्म हो गए तो हम इनको दोबारा कभी भी नहीं पा सकते, या पाएंगे भी तो लाखों करोड़ों साल में ये बनते हैं अपने आप में। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स में आपके एग्जांपल्स में आ जाएंगे क्रूड ऑयल है या पेट्रोलियम, जिसको क्रूड ऑयल जैसे पेट्रोलियम, डीजल, ये सारी चीजें बनती हैं। ये साथ ही साथ आपका नेचुरल गैस, ये किसमें आ गए? आपके फॉसिल फ्यूल्स में, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स इनको बनने में लगता है। अब यहीं पर रिसोर्सेज के दूसरे टाइप की बात करेंगे, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, अब ह्यूमन यानी कि इंसानों द्वारा क्या क्या बना, आपके आसपास आप देख सकते हैं, इसमें भी 2 टाइप की चीजें हैं। एक है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशंस। जितने भी स्ट्रक्चर्स आप देखते हैं अपने आसपास में, वो रोड हो, स्कूल हो, बिल्डिंग्स हो, या कह सकते हैं एयरपोर्ट्स हो, ईच एंड एवरीथिंग, योर कॉलोनी, सिटी, ईच एंड एवरीथिंग, इट इज डेवलप्ड बाय द ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग ने इनको डेवलप किया है। तो ये स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद में आ जाता है फिर क्वांटिटी एंड द क्वालिटी। ये सब चीजें भी हम ही जज करते हैं, किसी चीज की क्वांटिटी को भी डिसाइड करते हैं, क्वालिटी को भी हम मेजर करते हैं, चेक करते हैं, सर्वे करते हैं। सो दिस वाज द क्लासिफिकेशन ऑफ द रिसोर्सेज। बेसिकली हमने मेजर कितने टाइप्स में बांटा उनको? 2 टाइप्स में। फर्स्ट इज नेचुरल और दूसरा है आपका ह्यूमन। ओके, और अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे इस चैप्टर में, दैट in detail we will read it, that how we can classify the resources. So dear students, we can classify these resources on the basis of following ways. हम इन स्पेसिफिक चीजों के आधार पे इनको क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। फर्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। इनके उत्पत्ति के आधार पे, इनके ओरिजिन के बेसिस पे भी हम इनको क्या कर सकते हैं? क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड इट इज हैविंग 2 टाइप्स, बायोटिक एंड अबायोटिक। एज यू हैव रेड इन योर साइंस ऑल्सो, बायोटिक इट मीन्स द रिसोर्सेज विच आर हैविंग द लाइफ। ओके, बायोटिक रिसोर्सेज कौन से हो गए आपके? जिनमें लाइफ होती है, जैसे ह्यूमन बीइंग हुआ, या कैटल्स हुए, एनिमल्स हुए, या फिर फॉरेस्ट। ये सारी चीजें जिनमें लाइफ होती है, जो अपने आप ग्रो कर सकते हैं, जो अपने आप कह सकते हैं कि इंक्रीज हो सकते हैं नंबर्स में, वो आपके बायोटिक रिसोर्सेज हो गए। और दूसरा है आपका अबायोटिक रिसोर्सेज। अबायोटिक रिसोर्सेज इट मीन्स ऐसे रिसोर्सेज जो जिनमें लाइफ नहीं होती। ओके, और जिनमें लाइफ नहीं होती, ये कौन से हो गए आपके? अबायोटिक। सो अबायोटिक रिसोर्सेज मीन्स वो रिसोर्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से बने हुए हैं। जैसे आपके आसपास में रॉक्स हैं, मेटल्स हैं, ये सारे आपके क्या हो गए? ये आपके अबायोटिक रिसोर्सेज हो गए। अब दूसरे अगर रिसोर्सेज की हम बात करें, वो दूसरा टाइप है आपकी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। इट मीन्स
कि वो कैसे ख़त्म होते हैं। ओके, वो लॉन्ग टर्म के लिए हम उनको यूज़ कर सकते हैं या फिर वो एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद में ख़त्म हो जाएंगे, तो उसके आधार पर भी हम उनको डिवाइड करते हैं। तो इसमें भी दो टाइप आ जाते हैं आपके, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। थोड़ा सा भी हमने डिस्क्राइब भी किया था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज इट मीन्स विच कैन रिन्यू अगेन एंड अगेन, विच कुड बी जनरेट अगेन एंड अगेन। ऐसे रिसोर्सेज जिनको हम बार बार रिन्यू कर सकते हैं या रीजनरेट कर सकते हैं, वो आपके रिन्यूएबल में आ गए। और जैसे आप देख सकते हैं कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ओके, या वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारी चीज़ें है ना, सौर ऊर्जा हुई या आपकी पवन ऊर्जा हुई या पानी है या जंगल है या आपकी वाइल्ड लाइफ, ओके, ये सारी चीज़ें किस में आ गई, रिन्यूएबल रिसोर्सेज में, क्योंकि ये हमेशा हमेशा के लिए हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होंगी। इसके साथ ही दूसरा जो टाइप है इसमें, वो है आपके नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का। ये कौन से रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो दोबारा आपके डेवलप कह सकते हैं आप नहीं इनको पा पाएंगे। इसमें स्पेशली आपके आ जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स, है ना, हमने डिस्कस भी किया था कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज में ऐसे रिसोर्सेज हैं जो एक बार ख़त्म हो गए तो हम इनको दोबारा पाना इनको मुश्किल हो जाएगा या लाखों करोड़ों साल इनको बनने में लग जाएंगे। सो ये आपके फॉसिल फ्यूल्स इसमें आ जाता है। जैसा कि आप लोगों ने शायद से सुना भी होगा, कभी पेट्रोल का अगर आपने फॉर्मेशन देखा होगा तो वो लाखों करोड़ों साल में जो सी के अंडर, ओशन के अंडर हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो रिमेन्स हैं उनसे वो बनता है। लाखों करोड़ों साल में हीट और जो प्रेशर है अर्थ के अंदर, उससे वो अपने आप नेचुरली डेवलप होता है। अब हमारा सी पॉइंट अगर हम देखेंगे रिसोर्सेज के क्लासिफिकेशन के टाइप में, तो वो कैसा है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, इट मीन्स मालिकाना हक के आधार पर भी हम रिसोर्सेज को क्लासिफाई करते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका इंडिविजुअल, देन कम्युनिटी, उसके बाद नेशनल और इंटरनेशनल। तो इंडिविजुअल में कौन से रिसोर्सेज आ सकते हैं, इंडिविजुअल में वो रिसोर्सेज आते हैं जो पर्टिकुलर व्यक्ति ओन करता है। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास गांव में किसानों के अपने पास में क्या होते हैं, किसानों के अपने खेत होते हैं, ओके, या फिर कह सकते हैं कि अर्बन एरियाज में लोगों के पास अपने प्लॉट्स होते हैं, घर होते हैं, प्रॉपर्टी होती हैं। ये सब क्या है आपकी, ये इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। अब दूसरे आ जाते हैं इसमें कम्युनिटी रिसोर्सेज, ओके। कम्युनिटी रिसोर्सेज क्या है, आपके आसपास में कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कम्युनिटी रिसोर्सेज में आती है। कम्युनिटी रिसोर्सेज इट मीन्स जो ऐसे रिसोर्सेज जो एक कम्युनिटी, एक समाज जिसको ओन करता है, जिस रिसोर्स के ऊपर, जिन संसाधनों के ऊपर पूरे समाज का, पूरे गांव का के लोगों का हक होता है, वो क्या है आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज। Like we can say that in the village areas you can see the grazing grounds or the burial grounds, okay, or the village ponds. These all are the community resources. इन पे कोई एक इंसान क्लेम नहीं कर सकता है कि ये चारागाह मेरा है या फिर ये बरियल ग्राउंड मेरा है या फिर ये तालाब मेरा है। ये कोई भी एक इंसान क्लेम नहीं कर सकता। ये एक तरह से पूरी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है, ओके। ऐसे अर्बन एरियाज की अगर बात करेंगे, देन द पब्लिक पार्क्स, पिकनिक स्पॉट्स एज वेल एज प्ले ग्राउंड्स, दीज आर एक्सेसिबल फॉर ईच एंड एवरीबडी, और दीज आर एक्सेसिबल फॉर द कम्युनिटी हु इज लिविंग इन द सराउंडिंग ऑफ दीज पर्टिकुलर एरियाज, ओके, इन दीज रिसोर्सेज, near to these resources, okay. Now next is national resources. As we know that technically all the resources belong to the nation, okay, and the country is having the power to acquire each and every type of you can say the resources, okay. So in this way we can say each and everything which we can see in our surrounding, it may be the roads, canals, railways, all the minerals, water resources, wildlife, land within the political boundaries or the oceanic areas, up to
12 nautical miles. Each and everything, all such type of resources, all these resources, these all comes under natural resources, okay, sorry, national resources. ये हमारी राष्ट्रीय संपदा है, ठीक है। ये सारी चीज़ें, इन पे कोई भी एक इंसान, एक कम्युनिटी क्लेम नहीं कर सकती, ये हमारे नेशनल या राष्ट्रीय संपदा में आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। International resources, it means the resources which are regulated by international institutions. It means few international institutions are responsible for that. पूरे वर्ल्ड में आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन पे कोई भी कंट्री क्लेम नहीं कर सकती। वो पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड के यूटिलाइजेशन के लिए है। पूरा वर्ल्ड उनको यूटिलाइज कर सकता है। क्यों? क्योंकि ये पृथ्वी, ये रिसोर्सेज, ये पूरा किसने बनाया है? ये पूरा तो कह सकते हैं कि एक सुपर पावर या गॉड ने बनाया, ओके, और उस पे सबका हक है। तो उस हिसाब से इंटरनेशनल रिसोर्सेज ऐसे हैं जिन पे पूरे वर्ल्ड के लोग कह सकते हैं उनका क्लेम कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो पूरे वर्ल्ड में आप देखेंगे ज़्यादातर जो कंट्रीज हैं उनके आसपास में ओशन है, ओके। लेकिन क्या हम अगर हम बिना किसी रूल्स एंड रेगुलेशंस के अगर उनका यूज़ करेंगे तो क्या होगा? रोज़ लड़ाई होगी। क्या कभी आपने देखा है कि आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास में एक वास्ट नेवी है, ओके, आर्मी का एक फॉर्म है जो हमारे कोस्टल एरियाज़ की रखवाली करता है। इन सब की क्यों ज़रूरत है? क्योंकि हर कंट्री को वर्ल्ड लेवल पर ये जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं या इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्होंने कुछ लिमिटेशंस के थ्रू सबको कुछ स्पेसिफिक राइट्स दिए हैं, ओके। जैसे अगर हम देखें तो ओशियन में, किसी भी महासागर में, किसी भी कंट्री के आसपास के 200 किलोमीटर्स के आसपास का एरिया, ओके, वो उस कंट्री के अंडर में कैलकुलेट होगा। इट मीन्स उस पर्टिकुलर ओशियनिक एरिया में 200 किलोमीटर के एरिया में, ओके, वो क्या कर सकता है? 200 नॉटिकल माइल्स का जो एरिया है आसपास का, उसमें वो क्या कर सकता है? उसके सारे रिसोर्सेज को अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यूज़ कर सकता है, एज वेल एज वो उस पर उसका राइट है कि वो उस पर्टिकुलर एरिया में किसी भी दूसरे देश के लोगों को वो जगह ऑक्यूपाइड ना करने दें। तो ये इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो इंटरनेशनल रिसोर्सेज को कह सकते हैं कि रेगुलेट करते हैं, जो पूरे वर्ल्ड के लोगों को, पूरे वर्ल्ड की कंट्रीज को स्पेसिफिक राइट्स देते हैं इंटरनेशनल रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए। सो दैट वी हैव सीन दैट वी हैव डिस्कस्ड द थ्री ways or the 3 points on the basis of we are classifying the resources. Now the fourth point, on the basis of the status of development, on the basis of the status and the development of resources, we can divide it into few points. First is potential resource, then another is developed resources, third one is stock, and then we can see the fourth one is the reserve, okay. So these are the different types of resources. So now here first of all we will discuss about the potential resources. Potential resources कौन से हैं? ऐसे resources जो हमारे कह सकते हैं कि कंट्री में अवेलेबल हैं, ओके, पर्टिकुलर एरिया में अवेलेबल हैं, लेकिन अभी तक हमने उनको यूटिलाइज प्रॉपर वे में नहीं कर पाया, ओके, या हम उनको प्रॉपर वे में यूटिलाइज करने के लिए हम एक तरह से हमारे पास में उतनी एडवांस टेक्नोलॉजी अभी नहीं ऑक्यूपाई हमारे पास में हो पाई है। जैसे अगर हम देखेंगे राजस्थान का एरिया या गुजरात का एरिया, इनमें जो सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी है, ओके, जो सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा है, वो बहुत ज़्यादा है, ओके। अगर हम पूरी सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा जो राजस्थान और गुजरात के एरिया में पाई जाती है उसको अगर यूटिलाइज कर लें तो भारत का एक बहुत बड़ा ऊर्जा संकट हम दूर कर सकते हैं। लेकिन अभी हम उसको पूरा फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। वो हमारे पास रखे हुए हैं, पोटेंशियल है हमारे पास में उतना कि हम पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे
पावर जनरेट करने में अगर हम सोलर एनर्जी को यूटिलाइज कर लें प्रॉपर वे में और विंड एनर्जी को यूटिलाइज कर लें जो हमारे गुजरात और राजस्थान के एरियाज़ में है, ओके क्योंकि आपने देखा होगा राजस्थान बहुत गर्म है और गुजरात सी कोस्टल एरिया भी है, गर्म भी है, साथ ही साथ हवाएं भी वहाँ पे बहुत है। तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, ओके कौन से, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी। अब दूसरा आ जाते हैं आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज। Developed resources, these are the resources which are surveyed and we know about their quality and the quantity. इन ऐसे रिसोर्सेज जिनको हमने फुली सर्वे कर लिया है, जिनकी कितनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल है वो हमको पता है, उनकी क्वालिटी कैसी है, किन किन टाइप्स में हम उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं ये हमको पता है। वो क्या है, आपके डेवलप्ड रिसोर्सेज हैं। जितने भी अपने मिनरल्स हैं, चाहे आप देख सकते हैं अपने आसपास में आयरन हो या एल्यूमिनियम हो या जो स्टेप के मिनरल बेस्ड रिसोर्सेज हैं जिनका हम सर्वे करते हैं, जिनका हम क्वांटिटी भी मेजरमेंट करके हमको पता है कि इन इलाकों में इतना इतना इसका भंडार है, दीज आर द डेवलप्ड रिसोर्सेज। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टॉक रिसोर्सेज। इट मीन्स द मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड but human being do not have the appropriate technology to access these. Okay, it means ऐसे resources कि जो हमारे environment में बहुत सारा potential है, इतना resources है कि जिससे कि human being की सारी needs fulfill हो जाए, okay, लेकिन unfortunately we are not having such type of appropriate technology to access them. हमारे पास में वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उनको एक्सेस कर सकें, उनको निकाल सकें या अपने यूटिलाइजेशन के लिए उसको अवेलेबल करा सकें। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि वाटर का एग्जांपल अगर हम देखते हैं, ओके तो वाटर क्या है, पानी क्या है, दो इनफ्लेमेबल गैसेस का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों कैसी हैं, ये गैसेस हैं जो कहीं ना कहीं अगर हम यूटिलाइज करेंगे इन फ्यूचर तो एनर्जी जनरेट करने के भी काम आ सकती हैं, ओके बट इनको हम अभी सेपरेट नहीं कर पाए हैं या इनको हम आगे के उसके लिए कैसे यूज़ करेंगे, ओके ये दो अलग अलग गैसेस हैं बट इन दो गैसेस को अलग करके और एनर्जी रिसोर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास में अभी अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है। तो ये किस में आ गया, आपके स्टॉक रिसोर्सेस में। इट मीन्स वी नो दैट वी हैव दिस, ओके वी नो दैट पर्टिकुलर थिंग बट वी आर नॉट एबल टू यूटिलाइज दैट ड्यू टू द लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अभाव में अभी हम उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। अब रिजर्व्स की बात आती है। रिजर्व्स में कौन से रिसोर्सेज आ जाएंगे, आपके ऐसे रिसोर्सेज जो कह सकते हैं कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके लेकिन अभी हम उनको नहीं कर पा रहे हैं। जो रिजर्व हैं, जो हमारे पास में भंडार के रूप में भरे हुए हैं, लेकिन अभी हम उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं हुए या उनको हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि वाटर रिसोर्स, पूरा वर्ल्ड हम देख सकते हैं एक तरह से 70% एरिया पूरे वर्ल्ड का पानी से कवर है। अगर हम अपनी इंडिया में भी देखेंगे तो भी हमारे पास में ओशियनिक वाटर है, रिवर्स हैं, पॉन्ड्स है या माउंटेन्स में या डैम्स में, फॉरेस्ट में, सब जगह पे वाटर रिजर्व है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में वाटर रिजर्व है। और आप जानते हैं कि वाटर को हम किस लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इससे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बट अभी हम इसको बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं कर रहे हैं। अगर हमने वाटर को बहुत एक तरह से कह सकते हैं रिवोल्यूशनरी लेवल पे अगर इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो क्या होगा, हमारा जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर है उसके लिए हमको दूसरे फॉसिल फ्यूल्स पे या दूसरे चीज़ों पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारे पास में बहुत लार्ज अमाउंट में ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वाटर से हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर पाएंगे, तो हमारे फॉसिल फ्यूल्स भी बच पाएंगे। अब यहीं पे एक और चीज़ आती है, वो एक टर्म आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। यहाँ एक आप देखते हैं, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो वी कैन से दैट डेवलपमेंट, we can say that sustainable development is a development which takes place without damaging the environment. And so sustainable development
we can say that development should take place without damaging the environment, and the development in the present should not compromise with the needs of the future generation. It means ऐसा डेवलपमेंट जो हम प्रेजेंट के लिए डेवलपमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन उससे हमें फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े, ऐसा अगर हम फ्रेंडली वे में अगर डेवलपमेंट करते हैं, दैट कुड बी द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसमें हम रिसोर्सेज का फ्रेंडली यूज़ करें, जिनको हम फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के लिए भी बचा के रख सकें, तो वो कैसा हो जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब एक चीज़, जब हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज की बात करते हैं तो वहाँ पे कह सकते हैं कुछ ड्रॉबैक्स भी आते हैं, एंड दीज ड्रॉबैक्स वी कैन से फॉर दीज ड्रॉबैक्स unfortunately we human beings are responsible for that. So which are those points? We can say that due to the human being or because of us, we are facing few major problems, like we can say the depletion of the resources for the satisfying the greed of few people. It means we are exploiting the resources. हम रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उनको ख़त्म कर रहे हैं। क्यों? कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रीड के लिए। जैसे कि कहा भी गया है कि इस अर्थ पे, इस यूनिवर्स में इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सब की नीड्स को फुलफिल कर सकते हैं, लेकिन इस अर्थ के पास में किसी भी एक इंसान की ग्रीड या लालच को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज कभी पूरे नहीं हो सकते। सबकी नीड के लिए यहाँ पे है यूनिवर्स के पास में या मदर नेचर के पास में, लेकिन हम किसी की ग्रीड को या लालच को पूरा नहीं कर सकते। उसके बाद सेकंड एक मेजर प्रॉब्लम आता है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स। आप देखते हैं कि कुछ स्पेसिफिक हैंड्स में सारे रिसोर्सेज का पावर होता है, चाहे वो सोसाइटी की बात करें, चाहे वो कंट्री की बात करें, या फिर कह सकते हैं कि स्टेट की बात करें, एंड इवन जो कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल है, और वो रिच एंड पुअर का एक तरह से खाई क्रिएट करता है। फिर थर्ड आ जाता है इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्सेज विच led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer depletion and environmental pollution and the land degradation. ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है या सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि हम दिन रात अपने नीड्स को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं, नेचर का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं। हम उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि हम इनको इतना ज़्यादा अननेसेसरीली क्यों एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। आपने देखा होगा, अनफॉर्चुनेटली हम देख सकते हैं, हमारे घरों में भी देख सकते हैं कि हम रिसोर्सेज को कई बार अनजाने में भी क्या करते हैं, मिसयूज़ कर देते हैं या उनको वेस्ट करते हैं। जैसे चाहे वो वाटर रिसोर्स हो, या आपके घर में रसोई गैस हो, या आपके इलेक्ट्रिसिटी हो, इन सबको हम क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ना चाहते अनजाने में इनको वेस्ट कर देते हैं। जैसे हम एक कमरे का यूज़ कर रहे हैं या 2 कमरे का यूज़ कर रहे हैं, बट हमारी सारी लाइट्स चली हैं, हमारे सारे पंखे चले, तो या फिर हम जैसे कह सकते हैं कि गैस हम अननेसेसरीली ओपन छोड़ रहे हैं, या फिर हम पानी को बहा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है, हम कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइटेशन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। या फिर आप लोगों ने देखा होगा, जब भी कहीं ट्रैफिक जाम लगा होता है तो लोगों की गाड़ियाँ चालू रहती हैं। ऐसे में क्या होगा, आपके जो ऑयल है, क्रूड ऑयल है, या कह सकते हैं जो पेट्रोलियम, जो सबसे प्रीशियस फॉसिल फ्यूल है, वो हम डैमेज कर रहे हैं, उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, उसको ख़त्म कर रहे हैं। और जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे वैसे हम क्या करते हैं, अर्थ से उतना ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं उन रिसोर्सेज का। तो ये क्या कर रहे हैं, इन सब की वजह से इकोलॉजिकल क्राइसिस आ रहा है हमारे एनवायरनमेंट में। हम ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि पूरे वर्ल्ड का टेम्परेचर राइज कर रहा है, या हमारी ओजोन लेयर टूट रही है, ख़त्म हो रही है, ओके। और साथ ही साथ पॉल्यूशन आप देख सकते हैं आजकल हर जगह पे, चाहे वो लैंड पॉल्यूशन हो या फिर कह सकते हैं कि वाटर पॉल्यूशन हो, नॉइज़ पॉल्यूशन हो, ओके। ये सब चीज़ों का कारण कहीं ना कहीं हम हैं। लेकिन क्या आप लोगों ने देखा अभी करंट सिचुएशंस में, एक तरफ जहाँ हम ह्यूमन बींग्स इन सारी प्रॉब्लम्स को रेस कर रहे थे, आज अगर हम करंट सिचुएशन की बात देखें तो एक लॉकडाउन जैसी प्रॉब्लम से भी हम गुजर रहे हैं।
लेकिन इस लॉकडाउन का कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज पे क्या हुआ, एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिला। आपने देखा होगा कि हमारी जितनी भी नदियां हैं पूरी साफ हो गई, हमारी जो हवा है वो पूरी साफ हो गई। ओके, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, ये सब चीज़ें क्या हो गई, क्लीन हो गई। इवन दो वी हैव हर्ड द गुड न्यूज़ दैट आवर ओजोन लेयर इज ऑल्सो रिकवरिंग। हमारी ओजोन लेयर भी अब क्या हो गई, कवर हो गई। जो उसमें एक बहुत बड़ा होल हो चुका था वो अब कवर हो चुका। ये सब चीज़ें क्यों, क्योंकि हमने अपने कुछ एक्टिविटीज़ को बंद कर दिया। हमने जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ थी वो हमारी बंद हो गई, हमारे व्हीकल्स बंद हो गए, हमारी फैक्ट्रीज बंद हो गई, हमने गंदा पानी नदियों में डालना छोड़ दिया। इन सब की वजह से कहीं ना कहीं नेचर को बेनिफिट भी मिला है। इट मीन्स कहीं हमको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि हमने नेचर के साथ में प्रॉब्लम की, हमने नेचर का मिसयूज़ किया, हमने नेचर के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट किया। इस वजह से आज कहीं ना कहीं नेचर भी हमको थोड़ी सी पनिशमेंट दे रहा है, बट वो अपने आप को कर रहा है रिकवर। नेचर अपने आप को रिकवर कर रहा है। सो फॉर टुडे we will discuss this much only. Now rest of the chapter we will discuss in next video. Thank you. Have a nice day.